सभी मित्रों का हिंदी साहित्य समागम चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज हम उत्तराखंड एलटी लेक्चरर से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इस प्रैक्टिस सेट का कराने का मतलब यहाँ तक नहीं होगा कि हम एलटी तक ही सीमित रहे, क्योंकि आपको मालूम होगा कि लेक्चरर के भी पोस्ट आएंगे और लेक्चरर का जो सिलेबस होगा, लेक्चरर की जो एग्ज़ाम होगा तो उसका स्तर थोड़ा ऊंचा और हाई होगा। तो दोनों तरीके से हम इस प्रैक्टिस सेट को कराने की कोशिश करेंगे। दोनों में कुछ ज़्यादा समानता नहीं होगी, ज़्यादा अंतर समानता भी नहीं है और ज़्यादा अंतर भी नहीं है। तो एक मिश्रण है, एक बहुत बेहतर प्रैक्टिस सेट बनाने की कोशिश की गई है। 2 दिन के बाद मैं इस प्रैक्टिस सेट को बना कर आपके लिए तैयार किया है। इससे पूर्व हमने 23 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं एलटी हिंदी के, और साथ ही 20 प्रैक्टिस सेट हम शिक्षण अभिरुचि के इस चैनल से करा चुके हैं। 13 एनसीईआरटी की क्लासें चला चुके हैं। तो संपूर्ण वीडियो, अगर आप नए हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर यह वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपका अध्ययन जो है निरंतर चलता रहे और आपका ज्ञान का आधार जो है आकलन और विश्लेषण एक सतत रूप से आगे बढ़ता रहे। अब इसलिए इसमें लेक्चरर को जोड़ने की कोशिश इसलिए की गई है कि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि भर्ती नहीं होनी थी, तो सरकार, शासन और प्रशासन की उदासीनता जो देखने को मिल रही है, तो हमें अपना मन को कुछ परिवर्तन करके, कुछ चेंजिंग करके, बदलाव करके अपने को स्ट्रॉन्ग करना है। मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। अपने को निरंतर आगे बढ़ाने की कोशिश इन परिस्थितियों में आपको करनी चाहिए। बाकी आपका व्यक्तित्व है, आप किस प्रकार से अपनी तैयारी करते रहेंगे। लेकिन मेरा मानना यह रहेगा कि लेक्चरर की भी आएगी तो लेक्चरर के साथ हमें यह तैयारी करनी चाहिए। और नेट जीआरएफ 2024 का एग्ज़ाम जून में होगा, तो आप लेकर चले। अगर आप एक ही एग्ज़ाम के बलबूते आगे बढ़ेंगे तो आप निश्चित तौर पर आप में विकार घिर जाएंगे। तो आप इस पॉइंट को ज़रूर मनन करें। आप एक एग्ज़ाम, दूसरे एग्ज़ाम, तीसरे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या देते हैं तो एक निरंतरता बनी रहती है, ये सततता क्रम चलता रहता है, जिससे कि हमारे ज्ञान में एक वृद्धि, एक संचार होता रहता है और हमें नई नई सीखने को कुछ मिलता है। और यही साहित्य का मूल मंत्र है, यही है। तो देखते हैं, आज का प्रैक्टिस सेट प्रारंभ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा केशव दास का रीति ग्रंथ नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से एक क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में लेक्चरर में, केशव दास का प्रबंध काव्य नहीं है। ठीक है, ए रसिक प्रिया, बी कवि प्रिया, सी रतन बावनी, डी छंदमाला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बात किसकी कर रहा है? रीति ग्रंथ की कर रहा है। ठीक है, उन्हें 2 प्रकार के ग्रंथ लिखे थे, एक प्रबंध काव्य और एक रीति ग्रंथ लिखे थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा मित्रों, यानी रतन बावनी। ठीक है, रसिक प्रिया और कवि प्रिया, ये तो आपको मालूम होगा कि यह दोनों कौन सी रचनाएं हैं, काफ़ी प्रसिद्ध है। इनका क्रम भी पहले आता है। ठीक है, तो यह निश्चित तौर पर आपको मालूम है कि यह दोनों रीति ग्रंथ हैं। ठीक है, लेकिन छंदमाला, ठीक है, छंदमाला भी रीति ग्रंथ है। ठीक है, छंदमाला भी रीति ग्रंथ है। और इसके साथ, छंदमाला के साथ आपने एक महत्वपूर्ण तथ्य को और नोट करना है, एक नक सिख है। ठीक है, एक ग्रंथ इनका नक सिख है, तो वह भी रीति ग्रंथ है। कभी कभी लेक्चरर में इस तरीके से पूछा जाता है, थोड़ा स्तर थोड़ा सामान्य होने के बाद भी 50-60% जो प्रश्न होते हैं वो सामान्य होते हैं किसी भी प्रश्न पत्र में, किसी भी लेवल पे। लेकिन कुछ स्तर इतने हार्ड तो होंगे ही होंगे, जहां आपको फाइट में या मेरिट में आना होगा, तो वहां पर थोड़ा कठिन स्तर तो होगा ही। तो आपको ये दोनों और रचनाएं नोट करनी है, अपने जहन में रखना है कि छंदमाला और दूसरा नक सिख। ठीक है, दूसरा नक सिख, ये 4 इनकी रचनाएं कौन सी हैं? रीति ग्रंथ हैं। और बाकी आप जानते हैं कि रतन बावनी हो गया। ठीक है, रामचंद्र का काफ़ी प्रसिद्ध है, इनकी विज्ञान गीता यह भी काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यह सारे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या हैं? इनके प्रबंध काव्य के अंतर्गत है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में, पूछा गया था आपको दूसरे तरीके से पूछा गया था। तो समान तो एक ही तरीके से क्वेश्चन नहीं बनता है, बस अपनी स्मृति को जगाने की आवश्यकता है। तो एक रचनात्मक की ओर हम बढ़ेंगे, जिससे कि आपका यह ज्ञान यह ना सोचे कि मुझे एलटी ही करना, नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो आपके पास ऑप्शन जरूर होगा। यह ना सोचिए, कुछ करने की सोचिए आप मित्रों। और निश्चित तौर पर हम जब अभी नेट का
जब भी आएगा तो एक बेहतर क्लास चलाने की सोचेंगे और साहित्य की तो एक शानदार क्लास आपको मिलेगी ही मिलेगी निश्चित तौर पर। लाइव क्लास भी हम चलाने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जी हजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। यह पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो यह पंक्तियाँ किस कवि की है? तो यह किस कवि की होगी? ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बी भवानी प्रसाद, सी भरत धर्मवीर भारती और डी शमशेर बहादुर सिंह। तो काफ़ी प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं, किसकी है? तो निश्चित तौर पर आपने अपना आकलन कर दिया होगा। इस कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसी प्रकार से थोड़ा सा भावनाएं जो प्रकट होती कवि किस कवि में, सर्वेश्वर दयाल में भी होती है। और कविता जहाँ पर शब्द आ गया तो ऐसा न सोचिए कि भवानी प्रसाद की होगी। धर्मवीर भारती, अज्ञे, शमशेर बहादुर, इनकी पंक्तियाँ भी इस प्रकार से मिलती रहती है। जैसे जैसे आप करोगे समझोगे तो इसी प्रकार आगे आपका निरंतर आपकी जो मानसिक शक्ति है उसमें बदलाव आएगा, तो आपकी चिंतन शक्ति मजबूत अवश्य रूप से होगी। किसी भी अभ्यर्थी के लिए अभ्यास से यह निश्चित तौर पर होता है। तीसरा क्वेश्चन है। मीनागढ़ मुंबई समुद्र मंदराज बंग, बंदर को बंदर करी बंदर बो सावे गो। निम्न पंक्तियां किस रीत काल की कवि की है? तो यह काफ़ी प्रसिद्ध है। मीनागढ़ मीनागढ़ मुंबई समुद्र मंदराज बंग, बंदर को बंद करी बंदर बा सावेगो। निम्न पंक्तियां किस रीतकालीन कवि की है? रीतकालीन कवि की है। काफ़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं और आपने सुना होगा। ए भूषण, बी पद्माकर, सी द्विजदेव और डी प्रताप शाही। तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आकलन आपने कर दिया होगा। कन्फ्यूजन नहीं होना, आप इन चीज़ों देखा है आपने, इन क्वेश्चन को समझा है आपने। बस यही है कि जब हम एक निश्चित तौर पर अपने मन से कोई प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो वहाँ पर चिंतन शक्ति नहीं बढ़ती है निश्चित तौर पर। अगर आप उसको श्रव्य और दृश्य माध्यम से देखते हैं तो वहाँ पर शक्ति बढ़ना निश्चित तौर पे लाजमी है। तो इसका आंसर पद्माकर भी होगा। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होंगे, भूषण से संबंध नहीं है। प्रताप शाही का इस प्रकार से, लेकिन दूसरा वाक्य इस प्रकार से है। ठीक है, तो आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे। ठीक है, यह पंक्तियाँ उन्होंने कब कही थी? तो यह पंक्तियाँ तब कही थी जब दौलत राम सिंधिया की मृत्यु हो गई थी, तो उस पर इन्होंने यह पंक्तियाँ कही थी। और फिर मैं यहाँ पर एक भवानी प्रसाद मिश्र का था, तो भवानी प्रसाद मिश्र का काफ़ी प्रसिद्ध एक है संचय प्रबंध काव्य, संचय की एक रात है। ठीक है, ये जो अभी पूर्व का प्रश्न था तो काफ़ी बार पूछा जाता है, तो उस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे। खुशबू के शिलालेख, बुनी हुई रस्सी, साहित्य अकादमी पुरस्कार उस पर उन्हें प्राप्त हुआ था। तो पद्माकर की काफ़ी प्रसिद्ध पंक्तियां, और इन्होंने कब कहा था? ऐसे भी आ सकता है कि किसकी मृत्यु पर उन्होंने यह पंक्तियां कही थी, तो दौलत राम सिंधिया की मृत्यु पर उन्होंने यह पंक्तियां कही थी। इनका दो काफ़ी प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। ठीक है, एक है पद्म भरण, ठीक है, और एक है जगत विनोद। ठीक है, एक जगत विनोद है इनका। एक काफ़ी प्रसिद्ध इनके दोनों ग्रंथ है और काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप नोट रखेंगे। अभी जस्ट अभी पेपर देखा होगा आपने यू सेट का, तो वहाँ पर एक कन्फ्यूजन जैसा इसी प्रकार से क्वेश्चन बना था। तो इनका एक रचना है गंगा लहरी। ठीक है, गंगा लहरी, और वहाँ पर पूछा गया था यमुना लहरी। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे। तो कई बार इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि क्वेश्चन किस प्रकार से। ठीक है, तो ये ग्वाल कवि का था, इस पॉइंट को आप नोट रख लेना। तो मिलते जुलते कई बार क्वेश्चनों में कन्फ्यूजन हो जाता है। हम देखा है, कभी कभार पढ़ते हैं, लेकिन हम वहाँ पर अपने चिंतन शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं कि वास्तव में इसका सही आंसर हमें क्या होना चाहिए था। लेकिन धीरे धीरे यह सामान्य तरीके से होता ही है, आप जैसे जैसे पढ़ोगे। और एक पंक्ति काफ़ी प्रसिद्ध पद्माकर की है, फागु की भीड़ अभीर में, आपने सुना होगा, तो इस पॉइंट को भी आप नोट करते रहेंगे। अगला चौथा नंबर का प्रश्न है। देखो, रचनात्मक तरीके से चलेंगे हर तथ्यों को। नाटक या नाटिका में मुख्य रूप से नायिका नहीं होती है। ए स्वकीय, बी मुग्धा, सी परकीय और डी सम्मान्या। तो कौन सा होगा जो नाटक में होते हैं? ठीक है,
आपने देखा कि नायिका मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, इसी के अंतर्गत उसके और प्रकार भी होते हैं। जिस प्रकार से हमें नायक के 4 रूप मिलते हैं, ठीक है, और नाटक में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और विशेष रूप से एलटी में एक पूरा का पूरा टॉपिक जो है आपका नाटक का लगा है। नाटककारों के साथ वह कभी इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ देता है, ठीक है। तो आप वहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होंगे, मुग्धा नहीं होगा, ठीक है। अब मुग्धा क्यों नहीं होगा, स्वकीय है और परकीय है और सम्मान्य है, ठीक है। तो देखते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नायिका का भेद है, जो ये मुग्धा है, यह मुग्धा किसके अंतर्गत आएगी, या स्वकीय के अंतर्गत आएगी। स्वकीय के 3 भेद हैं, एक मुग्धा है, एक मध्या है, ठीक है, एक क्या है, मध्या है, और तीसरा इसका क्या है, पड़ोआ है या परगल्फा है, परगल्फा या पड़ोआ, परगल्भा, ठीक है। ये 3 प्रकार से हैं। पहला प्रकार ये हो गया, ये स्वकीय के अंतर्गत है। मुख्यतः 3 ही प्रकार के, स्वकीय, परकीय और सम्मान्य, ठीक है। इस पॉइंट को नहीं भूलेंगे। स्वकीय के अंतर्गत 3 है, मुग्धा है, मध्या है और परगल्भा है, ठीक है। देखते हैं कि वास्तव में नायिका की भूमिका और नायिका के जो गुण या किस प्रकार से इनको दर्शाया गया है। पहले जो स्वकीय नायिका होती है, यह नायक की पत्नी होती है, यह नायक की क्या होती है, पत्नी होती है, ठीक है। उसके बाद यह परकीय कौन होती है, यह नायक, जो नायक की पत्नी नहीं होती है, यह नायक की पत्नी नहीं होती है। और जो सम्मान्य होती है वह वेश्या या गणिका होती है, ठीक है। उसके बाद जो मुग्धा है, इसके अंतर्गत इसके 3 भेद हैं। मुग्धा आपने जैसे लेक्चरर में पढ़ोगे, नेट जीआरएम में पढ़ोगे, तो इन तथ्यों को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन सामान्य तौर पर डायरेक्ट ही क्वेश्चन बन सकता है कि नायिका कितने प्रकार की होती है या नायक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, या रंगमंच के प्रकार क्या हैं, या विषय वस्तु के कितने प्रकार हैं, ठीक है। तो यह तो नाटक में आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि खेला जाएगा नाटक, नाटक देखा और खेला जाता है, प्रत्यक्ष होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा। मुग्धा कौन सी होती है, मुग्धा के क्या लक्षण होते हैं, या प्रेम कलाओं में अज्ञात होती है, जबकि मध्या कौन सी होती है, या नायक प्रतिकूला होती है, लेकिन यहाँ का क्रोधी व्यवहार होता है इसको, ठीक है, प्रतिकूल व्यवहार पर एक क्रोधी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और पुड़ो या परगल्भा जो होती है, यह कौन होती है, या प्रेम कलाओं में पूर्णतः निपुण होती है। तो ये नायिका के भेद थी। पहले 3 भेद हैं और स्वकीय के भी 3 भेद हैं, इस पॉइंट को नोट कर लेना। तो सामान्यतः 3 भेद आप जरूर जान जाना। अभी आप जब पहली बार किसी बात को सुनते हैं तो वहाँ पर थोड़ा हम आकलन नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा हमारा जो बात, जब हम पहली बार किसी के बारे में सुनते हैं तो जो है सर से ऊपर बातें जाती हैं, तो ज़्यादा उल्लेख नहीं करेंगे इसमें। जब आप 1-2 बार पढ़ोगे, अध्ययन करोगे, तो आपको स्वयं ही अध्ययन इसका हो जाएगा। और प्रश्न पत्र भी फिर लंबा खींचने की कोशिश नहीं करेंगे। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। निम्न पंक्तियां किस प्रगतिवादी कवि की है। ए भारत भूषण अग्रवाल, बी शिवमंगल सिंह, बी शिवमंगल सिंह, सी नागार्जुन, डी त्रिलोचन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो यह जानते होंगे, काफ़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं नागार्जुन की। तो यह किसका है, नागार्जुन की है, ठीक है। यह तब कहा था, बंगाल के अकाल पर उन्हें वास्तविकता को दर्शाने की कोशिश की थी इस कविता के माध्यम से। और उस जो है, जब जिस समय ये कविता लिखी गई थी, इतनी प्रसिद्धि मिली इस कविता को नागार्जुन की। और विशेष रूप से देखो, भारत भूषण अग्रवाल, शिव मंगल सिंह, त्रिलोचन, लेकिन सलाका पुरुष इन्हें कहा जाता है, ठीक है। इस पॉइंट को भी नोट कर लेना, ठीक है। ये सलाका पुरस्कार भी मिलता है उसको, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये जो है प्रगतिवाद के, ठीक है, ये प्रगतिवाद के सलाका पुरुष इन्हें माना जाता है। इस पॉइंट को नोट कर लेना। आगे हम देखते हैं 6 नंबर का प्रश्न। कविता कामिनी का हास, भारतेंद्र प्रज्ञा तथा साहित्य सुधाकर किस कवि की उपाधियों से नवाजे गए। ए भारतेंद्र, बी नाथूराम शर्मा शंकर, सी हरिओद और डी मुकुटधर पांडे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 6 का किसकी बात कर रहा है, यह बात कर रहा है कविता कामिनी हास,
भारतीय प्रज्ञा साहित्य सुधाकर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि इसका उल्लेख मैं पूर्व में भी कर चुका हूँ संस्कृत के प्रश्न पत्र में, तो कन्फ्यूजन नहीं होंगे, नाथूराम शर्मा का है। ठीक है, भारतीय का नहीं है। भारतीय को जो भारतीय प्रज्ञा यहाँ पर लिखा गया है। हास की बात मैंने की थी, कविता कामनी का, एक कविता कामनी का कांत होगा यहाँ पर, सॉरी इसको कांत कर देना आप। ठीक है, ठीक है, ये जो हास हैं ये पूर्व में मैंने चर्चा की थी। ठीक है, कविता कामनी का विलास और हास ये कालिदास और भास थे। ठीक है, यहाँ पर कांत है तो इसको नोट कर लेना। और यही होता है जब आप एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन से जोड़ते हैं तो अब स्मृति जगी जाती है, चाहे रॉन्ग क्वेश्चन भी होगा तो वह सही होने की कोशिश संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो इन पॉइंटों को आप नोट रख लेना। आगे 7वां नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ए, माता का आंचल सिर्फ पूजन सहाय। बी, मैं क्या लिखता हूँ अज्ञे। और सी, कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी। डी, नेताजी का चश्मा उदय प्रकाश। तो इसका सही आंसर क्या होगा 7वां का, तो आपने इसका आकलन कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखो सारी एनसीईआरटी के हैं, तो एक दो क्वेश्चन में मैंने इसमें एनसीईआरटी के भी डाले हैं, एक दो क्वेश्चन मैंने संस्कृत के डाले हैं, और बाकी साहित्य पर ज़्यादा फोकस किया गया है। व्याकरण के क्वेश्चन इसमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि यह समझने वाली बात नहीं है। व्याकरण तो आप बेहतर रूप से पढ़ते होंगे। तो इसका सही आंसर होगा नेताजी का चश्मा। ठीक है, यह उदय प्रकाश का नहीं है। ठीक है, किसका है, स्वयं प्रकाश का है। ठीक है, स्वयं प्रकाश का है। ठीक है, किसका है, स्वयं प्रकाश का है। देखो उदय प्रकाश की एक प्रसिद्ध कहानी थी मोहनदास। ठीक है, मोहनदास, और इनको जो है 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इसमें। ठीक है, मोहनदास में, किसको, उदय प्रकाश की बात कर रहा है। ठीक है, ये जो है स्वयं प्रकाश की तो नेताजी का चश्मा है, लेकिन जो उदय प्रकाश इसमें नाम लिखा है इनका मोहनदास है। 2010 में इन्हें क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो मिलते जुलते नामों को थोड़ा सा ध्यान में आप देना होगा, तो काफ़ी आपका चिंतन भी बढ़ता रहेगा जब इस प्रकार की रचनाओं आप मिलते जुलते आपको देखने को मिलेगी। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है 8वां, निबंध से संबंधित होगा। इंडिकेट बनाम सिंडिकेट, मुख्यमंत्री का डंडा और डिस्को कल्चर। ठीक है, ये डिस्को डांसर वाली नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है, इंडिकेट बनाम सिंडिकेट, मुख्यमंत्री का डंडा और डिस्को कल्चर किसके व्यंग्य, ठीक है, व्यंग्य निबंध की बात कर रहा है। ए, प्रभाकर माचवे। बी, सुदर्शन मजेठिया। सी, हरिशंकर परसाई। और डी, शरद जोशी। तो सारे क्या हैं, एक ख्याल रख लेना, सारे व्यंग्यकारी हैं ये। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी सुदर्शन मजेठिया के हैं। ठीक है, देखो, और इनको तो कहा ही जाता है, जनक कहा जाता है। ठीक है, प्रभाकर माचवे की काफ़ी प्रसिद्ध है। शरद जोशी जिनका संबंध उत्तराखंड से है। खरगोश के सिंह आपने सुना होगा, खरगोश के सिंह काफ़ी प्रसिद्ध पूछा जाता है, नेट में तो आपने देखा ही होगा। तो इन देखो निबंध से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और निबंध में आपको यह देखनी होता है कि द्विवेदी युग के द्विवेदी युग के निबंधकार कौन थे या भारतीय युग के निबंधकार कौन थे, इस प्रकार से। ठीक है, जिसका सही आंसर बी होगा। ठीक है, 8वां का। इसके साथ इसमें और भी हैं, जैसे श्री लाल शुक्ल हैं, श्री लाल शुक्ल हैं, इसमें नरेंद्र कोहली हैं और शरद जोशी हैं। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं। आगे फिर एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, चित्रकला के क्षेत्र में आरंभिक संघर्ष और सफलताओं के बारे में बताया है, किस रचना में है। राजस्थान की रजत बूंदें, आत्मा का ताप, गायकों में बेजोड़ लता और डी, रजनी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा 9 का, यानी बी होगा, आत्मा का ताप। यह आत्मकथा आत्मक है यहाँ। ठीक है, यह आत्मकथा आत्मक है, इस पॉइंट को नोट रखेंगे। और सैयद हैदर रजा की यह है। ठीक है, यह रचना है, तो इस पॉइंट को नोट रखेंगे। राजस्थान की रजत बूंजे गायकों में बेजोड़, आप जानते हैं किसका है, कुमार गांधर्व का है। ठीक है, और
अनुपम मिश्र का है, ठीक है। राजस्थान की रजत बूंदी अनुपम मिश्र की है, ठीक है। आगे 10वां नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, बी अभिषेक नाटक भास, सी उत्तरामचरितम भवभूति और डी प्रियदर्शिका श्रीहर्ष। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो आपने अपना आकलन कर दिया होगा, तो इसका आंसर सही होगा, कन्फ्यूजन नहीं होंगे। श्री हर्ष का नहीं है, हर्ष है। हर्षवर्धन अलग हैं, श्री हर्ष अलग हैं, ठीक है। इस पॉइंट को नोट कर लेना। श्री हर्ष की निषेधी चरितम, ठीक है, काव्य है, जो कि वृत्त काव्य के अंतर्गत भी आता है। और इनके जो है नाटकी हैं, किनके? ये किसका है? हर्षवर्धन का है, हर्षवर्धन का, ठीक है। यह हर्षवर्धन का है। और इनके और भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जैसे इनके एक और है, इनकी एक रत्नावली है, इनका रत्ना। कई बार हिस्ट्री में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने नेट में भी देखा होगा। एक रत्नावली है, एक नागानंद इनका नाटक है, नागा, ठीक है। ये तीन नाटक इनके काफ़ी प्रसिद्ध है, रत्नावली, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। अभी मैं देख रहा था ग्रुप सी के परीक्षा में, मैं देख रहा था उत्तराखंड पीसीएस प्री के पेपर में, तो यह क्वेश्चन मैंने उस वहाँ पर भी देखा था। तो आपको अपनी स्मृति जगाने के लिए बेहतर यही है कि कहीं पर भी कोई पेपर आप मिलता है तो उसको जोड़कर देखने की कोशिश कीजिएगा। 11 नंबर का प्रश्न है, हिंदी आलोचना उद्भव और विकास किस लेखक का इतिहास ग्रंथ है? ए उदय नारायण त्रिपाठी, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी भगवत स्वरूप मिश्र, डी रामचंद्र शुक्ल। किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है हिंदी आलोचना और उद्भव और विकास की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा 11 का? तो 11 का सही आंसर होगा भगवत स्वरूप मिश्र का है, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं होंगी, ठीक है। और बाकी आप जानते होंगे कि हजारी प्रसाद का है हिंदी साहित्य का विकास, उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का विकास की बात कर रहा है, ये हिंदी आलोचना की बात कर रहा है, ठीक है। इनका क्या है? इनका हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास किसका? काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी बार पूछा जाता है। उदय नारायण का क्या है? हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। यहाँ पर हिंदी आलोचना, आलोचना आ गया तो भगवत स्वरूप है। उदय का क्या है? हिंदी भाषा का बात, हिंदी भाषा की बात कर रहा है, ठीक है, हिंदी। और ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार पूछा जाता है। उदय नारायण के आप नहीं भूलेंगे, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी भाषा का, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। और हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास किसका है? भगवत स्वरूप का है। ये काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी बार क्वेश्चन आए हैं। हजारी प्रसाद का तो क्वेश्चन बनता ही है, उदय नारायण त्रिपाठी का भी बनता ही है, और रामचंद्र शुक्ल का तो हिंदी साहित्य का इतिहास आपने देखा ही होगा इसके बारे में। 12 नंबर का प्रश्न है, देखो तथ्यों के अनुसार हम चलेंगे और आने वाले एग्जाम में आपका लेक्चरर का पेपर होता है, इस प्रकार का अध्ययन आप अंदर से करने की कोशिश करोगे। नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम आप जून में दोगे। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं होता है, एग्ज़ाम अगर जुलाई अगस्त के बाद आता है, जिस प्रकार की उदासीनता सरकार की दिख रही है, ठीक है, तो आपको परेशान, हताशा होती है, विकार पैदा होता है, द्वंद्व की स्थिति आ जाती है, स्वाधीनता की स्थिति आ जाती है, ठीक है। परंतु इससे उभरने का यही साधन है कि हम और पेपरों में भी जोड़ने की कोशिश आपको करनी चाहिए। यह मेरा अपना स्वयं व्यक्तिगत मत है। 12 नंबर का प्रश्न है, अजय की डायरी 1960 किस विधा की रचना है? ए कहानी, बी डायरी, सी उपन्यास, डी साक्षात्कार, यानी जिसको क्या बोलते हैं हम, इंटरव्यू भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? अजय की डायरी किस प्रकार का है? अजय की डायरी काफ़ी प्रसिद्ध है, और काफ़ी प्रसिद्ध, ये प्रसिद्ध भी है और प्रसिद्ध रचनाकार भी है। तो कन्फ्यूजन नहीं होंगे, आपको डायरी की ओर नहीं बढ़ना है, थोड़ा उपन्यास की ओर हमें बढ़ेंगे, ठीक है। और यह जो है मनोविश्लेषणवादी जो उपन्यासकार हैं, इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र और अज्ञे, और इनका आता है 17। जिस प्रकार से इनका क्रम भी कई बार पूछा जाता है, तो कई बार इनको क्रम भी आपने देखा होगा कि 3, 5, 11, 17
ये इनके सन हैं, इनके जीवन के सन हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से जाने की आवश्यकता नहीं है एलटी में, यहाँ आपको नेट जेआरएफ में इस प्रकार के क्रम का ही पूछा जाता है। लेकिन नोट कर लेना, अब ये किसका है, तो हम देखते हैं ये किसका है, ठीक है। तो देवराज, ठीक है, जैनेन्द्र को भी आप जानते हैं, इलाचंद जोशी को भी आप जानते हैं, और अज्ञे को भी जानते हैं। एक चौथा नाम जो सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है वो देवराज जी का आता है, किसमें, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों में, ठीक है, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों में आता है इनका नाम। तो इनकी ये काफ़ी प्रसिद्ध क्या है, अजय की डायरी उपन्यास है, ठीक है। तो कई बार देखो, अंदर की बात तो दूर, कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये किस प्रकार की विधा की रचना है, ठीक है। तो इस और भी आपको ध्यान रखना है, या किस पर था, या दूसरा इसका एक महत्वपूर्ण है, पहले तो ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार थे, ठीक है, दूसरा या उपन्यास विधा की रचना है, या देवराज की है, ठीक है, तीसरा इस किसके संबंधी है, तो ये विश्वविद्यालय, नोट कर लेना, विश्वविद्यालय का भी इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तभी इसकी प्रसिद्धि ज़्यादा है। तो यहाँ पर विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि पर असफल वैवाहिक जीवन, ठीक है, पृष्ठभूमि पर, ठीक है, पृष्ठभूमि पर असफल वैवाहिक जीवन की बात कर रहा है, ठीक है, विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि पर असफल वैवाहिक जीवन के संबंध में यहाँ, तो यह काफ़ी प्रसिद्ध किया जाएगी डेयरी उपन्यास है, तो कन्फ्यूजन नहीं होंगे, ठीक है, देवराज जी का। आगे हम 13 नंबर का प्रश्न देखते हैं, कामायनी के सर्गों का सही क्रम होगा। तो कामायनी के सर्गों जो इसमें सर्ग हैं, तो उनका सही क्रम क्या होगा, ए चिंता सरदा लज्जा आनंद, बी चिंता सरदा आनंद आशा, सी चिंता आशा वासना काम, और डी काम लज्जा, यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, काम लज्जा और काम लज्जा ही हो गया इसमें, इसको काट देना। तो इसमें से कौन सा सही होगा तो चिंता तो सभी आएगा, पहले में चिंता भी आएगा, दूसरे में श्रद्धा भी आएगा, तो इन दोनों में से आपने टिक करना है कि कौन सा सही होगा। तो इसका सही आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि आनंद जो है अंतिम सर्ग है, ठीक है। कहीं पूर्व में मैंने चर्चा की थी, पहला सर्ग हम याद कर लेते हैं, जैसे चिंता को आशा हुई, श्रद्धा ने किया काम, काम वासना। तो लास्ट के जो आपको भी नोट रखने, तो ये 15 जो लास्ट अंतिम सर्ग है वो 15 आनंद है, ठीक है। तो यहाँ आशा आ गया, तो चिंता आशा, ये तो दूसरा होगा, ये तो होगा नहीं, चिंता को आशा हुई, श्रद्धा ने किया काम, लेकिन फिर भी ये पहले आएगा, तो आनंद तो लास्ट में आएगा, तो तब भी क्रम इस प्रकार से नहीं बन सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा। कई बार मैंने यहाँ भी आपको आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसे चिंता सर्ग एक है, दूसरा श्रद्धा है, ठीक है, तीसरा श्रद्धा है, ठीक है, और छठा लज्जा है, ठीक है, और ये लास्ट 15 है, ठीक है। ईड़ा है 9वां, यहाँ नेट जेआरएफ में लगा हुआ है, उसके बाद निर्वेद है 12। तो 3-3 के क्रम में भी आप याद करते हैं, तो थोड़ा सा स्मृति में ही रहता है। अगला प्रश्न हम 14 नंबर का प्रश्न देखते हैं, कुमाऊं अंचल में प्रवासी पुरुष और उसकी पत्नी का प्रेम चित्रण शैलेश मटियानी ने अपने किस कहानी में किया, ए अर्धांगिनी, बी महाभोज, सी नाच जमूरे नाच, और डी दो सुखों का एक सुख। किसकी, शैलेंद्र मटियानी की बात कर रहा है, कुमाऊं आंचल की, ठीक है, प्रवासी पुरुष की बात कर रहा है, ठीक है, यानी बाहर से बसा हुआ। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर, कन्फ्यूजन नहीं होंगे, इसका सही आंसर होगा अर्धांगिनी, ठीक है। तो काफ़ी प्रसिद्ध इनकी कहानी थी 14 नंबर का, ठीक है। और ये देखो, ये महाभोज जो है मन्नू भंडारी का उपन्यास भी है, देखो इनकी कहानी है, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। शैलेश मटियान की कहानी है और उपन्यास है 79 का है ये, किसका, मन्नू भंडारी को। इसी का रूपांतर किया गया था और 1982 में, किसमें, नाटक में। तो ये नाटक भी है, उपन्यास भी है और कहानी भी है, तो इस पॉइंट को भी आप नोट रखेंगे। 15 नंबर का प्रश्न है, भारतेंद्र मंडल का कवि नहीं है, ए भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बी अंबिका दत्त व्यास, सी ठाकुर जगमोहन सिंह, और डी बाल मुकुंद गुप्त। तो इसका सही आंसर आपने लगा लिया होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर है यानी बाल मुकुंद गुप्त है, ठीक है।
इनके साथ जो हैं बालकृष्ण भट्ट हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं इनके साथ। और गुप्त जी किस में है? द्विवेदी युग में है। लेकिन ये द्विवेदी युग के भार में भी कभी आते हैं कभी में, इस पॉइंट को नोट कर लेना। तो निबंध में और काव्य में इस प्रकार से समानता आपको देखने को मिलेगी। बाकी इसमें एक है प्रताप नारायण है, ठीक है, प्रताप नारायण है, और दूसरे बद्री नारायण हैं, दोनों काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो यह भी जो है भारतीय मंडल के ही कवि हैं। आगे काफ़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। अंधेर है दस्यु फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। यह पंक्तियाँ किस कहानी की है? ए आकाशदीप, बी पुरस्कार, सी गुंडा और डी सालवती, ठीक है। तो यह काफ़ी प्रसिद्ध है, किसका होगा, किस कहानी से है, ठीक है। कई बार प्रश्न पूछा गया था, आपने देखा होगा KVS 2018 में, और अभी जस्ट पेपर हुआ था झारखंड छत्तीसगढ़, तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा। तो अंधेर है दस्यु फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। तो इसका सही आंसर, कन्फ्यूजन नहीं होंगे, इसका सही आंसर क्या है? आकाशदीप है, ठीक है। इसका जो क्रम मिलता है 28 हमें सन मिलता है, और कहीं पर 29 भी मिलता है, तो आप इस पॉइंट को भी नोट करेंगे। और इसमें जो पात्र हैं, कई बार मैं चर्चा कर चुका हूँ, चंपा और बुद्धदेव, ठीक है, बुद्धदेव इसमें हैं। उसके बाद जो है मणिभद्र है और जया भी है इसमें। इनको जो है इस कहानी के जो नायिका प्रदान है, ठीक है, नायिका की भूमिका बहुत बड़ी है, क्योंकि पूर्व में कहीं इस पे 2-3 बार मैंने उल्लेख कर चुका हूँ कि जो चंपा है, चंपा का इससे संबंध रहता है, और जो बुद्धदेव जी जो है चंपा के पिता के हत्यारे होते हैं। तो इनको समुद्री डाकू जो समुद्र में बंदी बना देते हैं, ठीक है, जहाज में, समुद्री जहाज में बंदी बना देते हैं। और तभी इसका एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है, इसका जो भूमिका में, कि समुद्री जीवन का ऐतिहासिक परिवेश में चित्रण किया गया है। कई बार आ सकता है, तो वहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होंगे कि समुद्र का उल्लेख कहाँ किया गया था। वैसे भी आकाशदीप काफ़ी प्रसिद्ध है, UGC नेट के सिलेबस में आपका लगा हुआ है, तो इसका तथ्य आप नोट कर लेना, समुद्री जीवन को ऐतिहासिक परिवेश का चित्रण किया गया है, ठीक है। असफल प्रेम कहानी है यह, अत्यंत मार्मिक ढंग से। इसमें इसके अतिरिक्त 2 चंपा बुद्धदेव तो है, लेकिन मणिभद्र और जया, ये 2 पॉइंट याद कर लेना, ये इसके जो हैं पात्र और भी हैं। आगे 17 नंबर का प्रश्न है, चंदर और सुधा की भावुकतापूर्ण करुण कहानी है, किस उपन्यास में किया गया है? ए नदी के दीप, बी सूरज का 7वां घोड़ा, सी गुनाहों का देवता, और डी चंद हसीनों के खतूत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 17 का सही आंसर क्या होगा? तो कन्फ्यूजन नहीं होंगे, इसका सही आंसर क्या होगा? यानी बी होगा, सूरज का 7वां घोड़ा। यहाँ भी इनका ही है। नदी के दीप आप जानते हैं किसका है? अज्ञे का है। चंद हसीनों के खतूत से, चंदर से चंद हसीनों के खतूत मत लगा देना, ठीक है। यह उग्र का है, ठीक है, यह उग्र जी का काफ़ी प्रसिद्ध है। 18 नंबर का प्रश्न है, आदिकाल को संक्रमण या परिवर्तन काल किसने कहा? राम खेलावन पांडे, बी रमाशंकर शुक्ल रसाल, सी कपिल कुलश्रेष्ठ, और डी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो देखो, प्रत्येक जिस प्रकार से LT का एक प्रश्न बनता है, 40 से 42 नंबर उसमें साहित्य पूछा जाता है, तो प्रत्येक साहित्य से लेकर, आदिकाल से लेकर, भक्तिकाल से लेकर, कहानी, उपन्यास, नाटक और अन्य विधा भी इसमें जोड़ा गया है। तो मिश्रण बेहतर रूप से मिलेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आदिकाल को संक्रमण या परिवर्तन काल कहा, तो किसने कहा? तो 18 का क्या होगा? यानी राम खेलावन पांडे, ठीक है। जबकि रमाशंकर शुक्ल रसाल ने क्या कहा था? आदिकाल की बात कर रहा है, तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने क्या कहा था? तो रमाशंकर जो रसाल थे, इन्होंने जय काल कहा था, ठीक है, जय काल कहा था। धीरेन्द्र वर्मा की बात करें तो यह इन्होंने क्या कहा था? अपभ्रंश काल कहा था। यही क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था? यूसेट 2023 में। अभी यूसेट का पेपर आपने दिया होगा कि जो है अपभ्रंश काल, वहाँ पर कन्फ्यूजन हुआ होगा, तो वहाँ पर आया था कि अपभ्रंश काल का नाम किसने दिया था, ठीक है।
पूछा गया था ना, तो वहाँ पर संशय बना होगा। कुलश्रेष्ठ ने क्या, कपिल कुलश्रेष्ठ ने क्या कहा था? तो कवि को जो है कुलश्रेष्ठ ने क्या कहा था? तो कुलश्रेष्ठ ने जो है अंधकाल कहा था। ठीक है, संक्रमण काल और अंधकाल। ठीक है, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, इसीलिए इन क्वेश्चनों को बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो राम खेलावन पांडे ने संक्रमण या परिवर्तन काल कहा था, भूलेंगे नहीं आपने। धीरेन्द्र वर्मा अभ्रंश काल कहा था, और कपिल कुलश्रेष्ठ ने जो है अंधकाल कहा था। अंधकाल नहीं आएगा, अंधकार भी आएगा, तो इस चीज को पकड़ लेना। ठीक है, और रसाल ने जय काल कहा था। तो ये 4 पॉइंट आप नोट कर लेंगे, क्योंकि वो तो बीती हुई जमाने की बातें हो गई ना, कि चारण काल, वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, आदिकाल हजारी प्रसाद ने कहा था, सिद्ध सामंत राहुल सक्रेत्यान ने कहा था, वीर युग जो है, वीर गाथा युग जो है श्याम सुंदर दास ने कहा था, और सिद्ध सामंत काल जो है राहुल सक्रेत्यान ने कहा था। तो कुछ थोड़ा हटके भी आपको देखना है, आपके पास समय है तो अपना जो है एकदम एक रचनात्मक की ओर बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। 19 नंबर का प्रश्न है, यह पहला भारतीय नौ जागरण था जो कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से आसाम तक फैला हुआ था। भक्ति काल के संबंध में कथन किसका है? तो भक्ति काल के संबंध में यह कथन किसका है? जो भारतीय नौ जागरण काल है पहला, वह कहाँ से फैला था? कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से आसाम तक फैला था। ए रामचंद्र शुक्ल, बी बच्चन सिंह, सी रामविलास शर्मा, और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा 19 का? तो इसका कंफ्यूजन नहीं होंगे, इसका सही आंसर होगा बच्चन सिंह ने कहा था। ठीक है, ठीक है, तो यह किसने कहा था? बच्चन सिंह ने कहा था। और हजारी प्रसाद ने आपको मालूम है कि क्या कहा था? कि भारतीय चिंतन धारा का था। तो जब इनकी और इनकी बात हुई थी नामकरण के संबंध में, किनकी? भक्ति काल के संबंध में, तो भक्ति काल को जैसे पहले रामचंद्र शुक्ल ने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि जो है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि यह जो है जब युद्ध हुआ था, युद्ध के परिणति के कारण जो है इस्लामिक आक्रमण के बाद जो पराजय हुई थी, जो हिंदू की पराजय हुई थी इस्लामी आक्रमण के कारण, तो उसमें एक नई जोश, नई शक्ति को भरने के लिए भारतीय जो विद्वान थे उनके मन में आया, तो उन्होंने जो है तब इसकी उत्पत्ति हुई। लेकिन उनको नकार दिया, किसने? हजारी प्रसाद ने। कि चिंतन भारतीय चिंतन धारा का है। तो इस प्रकार से भक्ति काल के संबंध में काफी बार पूछा ही जाता है। 20वां नंबर का प्रश्न है, बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घरी बैठे आए। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घरी बैठे आए। निम्न पंक्तियां किस कवि की है? ए रसखान, बी मीराबाई, सी कबीरदास, डी तुलसीदास। तो किसका है ये? तो यह पंक्तियां काफी प्रसिद्ध है, तो किसकी होगी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा कबीरदास होगा, सी होगा। ठीक है, आगे हम इस प्रश्न पर आगे प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पंचवटी 1925, भारत भारती 1912, साकेत 1930 और यशोधरा 1932। तो कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? साकेत। ठीक है, साकेत का 31 है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप नहीं भूलेंगे। साकेत का क्या है? 31 है। जो साकेत रचना है इसका क्या है? 31 है। 31 है। ठीक है, तो यह सुमेलित सही सुमेलित नहीं होगा। तो इनकी काफ़ी प्रसिद्धि है, भारत भारती काफ़ी प्रसिद्ध है, पंचवटी है, यशोधरा है,
तो इस प्रकार से किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की है यहाँ। 3.2 को भी, जैसे एक किसान है 17 में आता है, ये किसान भी है इनका काफ़ी प्रसिद्ध 1917 की रचना है। तो कभी इस प्रकार से रचनाएं भी क्रम भी पूछा जाता है, तो इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है। आगे 22 नंबर का प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए दद्दू दयाल अंगवधु, बी सुंदरदास सुंदर विलास, और सी रसखान रतन खान, डी मूलक दास ज्ञान बोध। तो यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन हो गया होगा। सुंदर विलास ठीक है। अब देखो अंगबधू ठीक है, अंगबधू भी ठीक है, सुंदर विलास भी है। आपको यहाँ से अपना दिमाग को चलाना है दोनों में से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा, क्या होगा? रस खान रतन खान। तो रस खान का रतन खान का नहीं है, मूलक दास की ही रचना है रतन खान। ठीक है, तो कभी मिलता जुलता नाम से ऐसा नहीं कि इससे मिलान। वैसे आपको मालूम हो गया होगा कि किस प्रकार से प्रश्न पत्र बनते हैं और मैं किस प्रकार से बनाता हूं, तो निश्चित तौर पर आपकी जिज्ञासा में परिवर्तन तो हुआ ही होगा। तो इसका सही होगा, ठीक है, सी होगा। रतन खान किसका है? इस मूलक दास के ही है। ठीक है, मूलक दास के पुत्र कौन थे? सुंदरदास। और सबसे शिक्षित कौन थे? ये सुंदरदास ही थे। आगे काफ़ी प्रसिद्ध है इसमें। अमिया गरल शशि शिखर रविकर राग विराग भर प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा। किस पत्रिका के मोटो में यह पंक्तियाँ छपती थी? ए करमवीर, बी भारत मित्र, सी स्वतंत्र, और डी मतवाला। काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो किस पत्रिका के मोटो में यह पंक्तियाँ छपती थी? तो आपने इसका आकलन कर दिया होगा, काफ़ी प्रसिद्ध है। तो आपने इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा मतवाला। ठीक है, ये पंक्ति यहाँ से हटा दी थी लास्ट वाला। तो अमिया गरल शशि शिकर रविकर राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा मतवाला। ऐसा थी पंक्तियाँ। ठीक है, ऐसी थी पंक्तियाँ। तो मतवाला काफ़ी प्रसिद्ध है। भारत मित्र भी काफ़ी प्रसिद्ध है। उसके बाद एक इनकी दूसरी पृष्ठ में काफ़ी प्रसिद्ध पंक्तियाँ जो है छपती थी, और उस युग में जब ये पत्रिका छपी तो काफ़ी प्रसिद्धि इन पत्रिकाओं को मिली। मतवाला, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो। ठीक है, दूसरा पृष्ठ में छपता था इसी मतवाला में, मतवाला पत्रिका में। खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो। ठीक है, यह दूसरी पंक्ति में छपता था। ठीक है, और जो उसका मोटो था वह यह पंक्तियाँ छपती थी। बाकी करमवीर से आप यहाँ पर नील आकलन यह नहीं लगा सकते हैं कि देखो, बाकी इसमें करमवीर जो है माखनलाल और सप्रे का है, जबकि स्वतंत्र और भारत मित्र जो है अंबिका प्रसाद का है। ठीक है, ये अंबिका प्रसाद की पत्रिकाएं हैं। 24 नंबर का है, यह कविता देश की आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात दैहिकता इस्पाती दस्तावेज है। अंधेरे में कविता के संबंध में यह पंक्तियां किस कवि की है? ठीक है, तो यह किस कवि की होगी? किस कर देना इसको। ठीक है, कहाँ गया? ए रामविलास शर्मा, बी शमशेर बहादुर सिंह, सी नामवर सिंह, और डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। किसकी बात कर रहा है? देश, यह कविता देश की आधुनिक इतिहास स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात दैहिकता इस्पाती दस्तावेज है। तो अंधेरे में कविता किसकी है? ठीक है, यह मुक्तिबोध का है। ठीक है, काफ़ी प्रसिद्ध है और इसके बारे में काफ़ी पंक्तियाँ पूछी जाती है मुक्तिबोध के बारे में। तो यह किसने कहा? तो यह किसने कहा? तो आपने आकलन कर दिया होगा।
तो 24 नंबर का सही आंसर क्या होगा? तो यह सही आंसर होगा शमशेर बहादुर। ठीक है, किसका होगा? शमशेर बहादुर का होगा। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होंगे, इसका बी होगा। ठीक है, जबकि इसके संबंध में प्रभाकर माचवे ने लावा इसको कहा था अंधेरे में कविता को। ठीक है, अस्मिता की खोज नामवर सिंह, कई बार पूछा जाता है अस्मिता की खोज। ठीक है, ये किसने कहा था? नामवर ने कहा था। जबकि इसी के संबंध में जो है रामविलास शर्मा ने कहा था कि अपराध भावना का अनुसंधान है। ठीक है, यह किसने कहा था? रामविलास शर्मा ने कहा था। और दूसरी महत्वपूर्ण कई बार पूछा जाता है, यह क्वेश्चन अभी देखा होगा, यू सेट में भी पूछा गया था कि कौन सी कविता अंधेरे में कविता से संबंधित इसी प्रकार से। तो इसमें जो अंधेरी में कविता है, अंधेरे में या किस में है? यह है चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा में है। ठीक है, इस चांद के मुंह टेढ़े में 8 कविताएं हैं। ठीक है, ब्रह्म राक्षस इसी में है। ठीक है, तो 8 काफी महत्वपूर्ण इसमें कविताएं, उसी के अंतर्गत देखिए है अंधेरे में कविता। ठीक है, 25 नंबर का प्रश्न देखते हैं, आषाढ़ का एक दिन में कौन सा पात्र नहीं है? ए अंबिका मल्लिका, बी दंतुल मातुल, सी स्वर व्यंजन और डी अनुस्वार अनुनासिक। ठीक है, तो इस प्रकार के पात्र भी आपको देखने को मिलेंगे जैसे जैसे आप अध्ययन करोगे। तो किसी भी प्रकार से पूछा जाता है, और पिछले बार तो शायद में यह पूछा गया था एलटी में, मल्लिका इससे संबंधित पूछा गया था कि कौन सा पात्र नहीं है आषाढ़ के एक दिन से। तो इसका सही आंसर, कन्फ्यूजन नहीं है, स्वर व्यंजन नहीं है। ठीक है, अंबिका मल्लिका भी है, दंतुल मातुल भी है, अनुसार और अनुनासिक भी है, निरपेक्ष और विलोम भी है। निरपेक्ष के साथ कौन है? विलोम भी है। ठीक है, तो स्वर व्यंजन आ गया तो कन्फ्यूजन नहीं होंगे कि स्वर व्यंजन तो पात्र हो ही नहीं सकते। स्वर व्यंजन भी पात्र है, निरपेक्ष भी है, विलोम भी पात्र है। ठीक है, दांतुल मातुल भी है। ये 7-8 नाम ऐसे हैं कि थोड़ा सा जहाँ आकलन लगाना संभव नहीं होता एग्जाम में, तो आप एक नज़र जैसे दौड़ाओगे तो निश्चित तौर पर आपका मन में, देखो किसका है? मोहन राकेश का है। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं हुआ, मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन जो है 58 का है, 1958 का है। 26 नंबर का प्रश्न है, अकबर के नवरत्नों में एक तानसेन को संगीत की शिक्षा किसने दी? ए गोविंद स्वामी, बी क्षीर स्वामी, सी नंददास और डी चतुर्बुद्ध दास। तो किसने दी थी? तानसेन जो है ना, 2 प्रकार के राग गाते थे। जब वो बादल राग गाते थे तो बादल कहते थे कि बादल बारिश अपने आप होने लगती थी, और जब वो दीपक राग गाते थे तो बुझे हुए दीपक भी अपने आप जल जाते थे। तो ये इनकी ख्याति थी कि तानसेन, संगीत में तानसेन। ठीक है, कहते थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गोविंद स्वामी होगा। ठीक है, क्या होगा? गोविंद स्वामी होगा। कन्फ्यूजन नहीं होंगे, एक छीत स्वामी भी है। तो छीत स्वामी क्या थे? बीरबल के पुरोहित थे। ठीक है, बीरबल के पुरोहित थे छीत स्वामी। और ये चारों के चारों किस्म अष्टछाप के कवि में है, यानी कृष्ण भक्त धारा के कवि है। 27 नंबर का काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। यह पंक्तियां किस कवि की है? काफी महत्वपूर्ण है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ए तुलसीदास, बी कबीरदास, सी सूरदास और डी दादू दयाल। तो यह किसका होगा? 27 का, तो यह होगा तुलसीदास का होगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होंगे। अब इस प्रकार की पंक्तियां कहाँ मिलती है? कबीरदास के उसमें मिलती है, तो कंफ्यूजन नहीं होंगे। कभी देखना पड़ता है, सरल पंक्तियां सभी को मालूम है, तो कई इस प्रकार से पंक्तियां पूछी जाती है। दद्दू दाल की भी पंक्तियां आती है। 28 नंबर का प्रश्न है, कौन सा नाटक पौराणिक कथा महाभारत के माध्यम से आज की शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को रेखांकित करता है? ए अंजू दीदी, बी एक द्रोणाचार्य, सी महाभोज और डी अंधा युग।
देखो कित महत्वपूर्ण नाटक है, पौराणिक महाभारत की कथा पर है, लेकिन कहाँ की बात कर रहा है, आज की शिक्षा में भ्रष्टाचार की बात कर रहा है कि जिस प्रकार की स्थितियाँ बनी हुई होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा एक द्रोणाचार्य। ठीक है, महाभारत की कथा पर तो अंधा युग भी है, तो कन्फ्यूजन नहीं होंगे। ठीक है, अंधा युग किसका, शंकर शेष का है। ठीक है, शंकर शेष का है। ठीक है, आगे महत्वपूर्ण है 29वां नंबर का, रंगमंच के कितने भाग होते हैं। तो रंगमंच के कितने भाग होते हैं, ए 3, बी 5, सी 4 और डी 7। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो रंगमंच के जो है 3 भाग होते हैं, ए होगा। ठीक है, एक होता है रंगपीठ, एक होता है रंग शीर्ष और एक होता है नेपथ्य। ठीक है, ठीक है, देखो रंग शीर्ष क्या होता है, रंगपीठ क्या होता है, रंगपीठ अगला भाग जहां नाटक देख खेला जाता है। ठीक है, रंग शीर्ष पिछला भाग जहां निपत्य तथा 2 प्रवेश द्वार होते हैं, निपत्य जहां 2 प्रवेश द्वार होते हैं, और निपत्य क्या होता है, निपत्य वहां होता है रंग शीर्ष का पिछला भाग। ठीक है, जिसको यवनिका भी कहा जाता है। ठीक है, पॉइंट नोट कर लेना, निपत्ति रंग शीर्ष का पिछला भाग जिससे दर्शक नहीं देखते हैं, और इस पॉइंट को भी नोट करना है, यवनिका भी इसको कहा जाता है। जैसे क्या होता है कि सूची देना, सूची वस्तु की सूची देना, इसके 5 भाग हैं, रंगमंच के 3 भाग हैं। ठीक है, तत्व भारत के नाटक के 3 हैं, जबकि पाश्चात्य काव्यशास्त्र में तत्व कितने हैं, वहाँ पर हमने कितने तत्वों की वो मिलता है, वहाँ पर 6 से 7 तत्व मिलते हैं। नायिका 3 प्रकार की जो है, नायक कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। तो ठीक है, इस प्रकार को पॉइंटों को आपको नोट को रखना है। 30 नंबर का प्रश्न है, अमिया हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत, जही चितवत एक बार। तो काफ़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, और इन पंक्तियों में कन्फ्यूजन भी हो जाते हैं वास्तव में किसकी हैं। ए बिहारी, बी रसलीन, सी घनानंद और डी शेख आलम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, रसलीन होगा। कई बार हम समझ लेते हैं कि बिहारी का है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो काफ़ी इस प्रकार से देखो, इसमें एक पॉइंट यह पूछा जाता है, इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे, इसमें अलंकार कभी भी पूछा जाता है तो यथा संख्य अलंकार। ठीक है, यथा संख्य अलंकार इसमें होगा, यथा संख्य। 31वां नंबर का प्रश्न है, बड़े घर की बेटी कहानी का पात्र नहीं है। बेनी माधव, बी आनंदी, सी श्याम बिहारी और डी श्रीकंठ सिंह। ठीक है, कब की रचना है, 10 की रचना है। ठीक है, बड़ी बड़ी घर की बेटी। तो इसका सही आंसर कन्फ्यूजन हो गया होगा, ये श्याम बिहारी जी नहीं है। ठीक है, ये श्याम बिहारी कहाँ है, गोदान में है। ठीक है, ये श्याम बिहारी जी गोदान में है, और यहाँ पर क्या है, कौन सा बिहारी होगा, लाल बिहारी है। ठीक है, ठीक है, अब ये गोदान नाटक उपन्यास है, ये क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, लाल बिहारी। इस पॉइंट को नोट रख लेना। और इनसे तो पूछा जाता है एलटी में, समान तो देखो इनकी रचना एनसीईआरटी में भी लगी हुई है। निश्चित तौर पर 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा बनता है, या तो पात्र पूछा जाएगा, या तो उपन्यास से इनके प्रसिद्ध हैं, और कहानी भी, दोनों का क्रम इनके ही नाम से चलता है। तीसरा पॉइंट, क्योंकि इनको जनक भी कहा जाता है कहानी और उपन्यास का, तो इस पॉइंट को भी सम्राट कहा जाता है। तो इस प्रकार को भी नोट कर लेना। ठीक है, गोदान में, ये श्याम बिहारी जी गोदान में है, 36 की है गोदान। ठीक है, 32 नंबर का प्रश्न है, चीनियों द्वारा निर्मित काठमांडू लहासा सड़क रिपोर्ताज किसका है, ये रिपोर्ताज। ठीक है,
ए श्रीकांत शर्मा, बी जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, सी विवेकी राय और डी राम कुमार वर्मा। तो इसका सही आंसर क्या होगा 32 का? तो 32 का सही आंसर होगा जगदीश प्रसाद। ठीक है, चीनियों द्वारा निर्मित काठमांडू लासा सड़क। ठीक है, अब देखते हैं एक आता है इनका श्रीकांत शर्मा। ठीक है, इनकी मुक्ति फौज ये काफ़ी प्रसिद्ध है, मुक्ति फौज। ठीक है, राम कुमार वर्मा का भी काफ़ी प्रसिद्ध है। इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि कई बार ऐसा होता है कि ये किस प्रकार की विधा की रचना होगी। ठीक है, जैसे आता है इनका पेरिस के नोट, पेरिस के नोट्स। ठीक है, ये किसका है? राम कुमार वर्मा का है। श्रीकांत शर्मा का कहाँ क्या है? मुक्ति फौज। और इनका तो आपने देखा ही होगा विवेकी राय का, जैसे बाढ़ बाढ़, और इस प्रकार से इनके एक दो और भी हैं। आगे 33 नंबर का प्रश्न है, निराला की आत्मकथा 1970 आत्मकथा के लेखक हैं। ठीक है, निराला की जो आत्मकथा है 1970 में 70 की आत्मकथा के लेखक हैं ए निराला, बी सूर्य प्रसाद दीक्षित, सी कमलेश्वर, डी विष्णुचंद्र शर्मा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका कन्फ्यूजन नहीं होंगे, इनका सूर्य प्रसाद दीक्षित हैं, जबकि जो विष्णुचंद्र शर्मा हैं इनने किसकी लिखी? मुक्ति बोध की। शायद में यह लेक्चरर 2021 में पूछा गया था। ठीक है, निराला की किसने लिखी? आत्मकथा तो स्वयं ही लिखी जाती है ना, जीवनी दूसरा लिखता है, आत्मकथा तो स्वयं लिखते हैं, नोट कर लेना। ठीक है, परंतु निराले की आत्मकथा सूर्य प्रसाद दीक्षित ने लिखी और मुक्तिबोध की आत्मकथा विष्णुचंद्र शर्मा ने लिखी। ठीक है, कमलेश्वर ने भी लिखी। तो कमलेश्वर का हमें, जैसे एक राजेंद्र यादव, उनने 20 राइटरों के साथ एक रचना की, इसी प्रकार से इन्होंने 12 जो है लेखकों के साथ एक जो है जीवनी लिखी, 12 लेखकों। देहरी भाई विदेश हैं, देहरी भाई विदेश। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप नोट कर लेना। 34वां नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए मंटू मेरा दुश्मन उपेंद्र नाथ अश्क, बी जंजीरें और दीवारें राम वृक्ष बेनीपुरी, सी मेरा बचपन के दिन सुमित्रा नंदन पंत, और डी बचपन की स्मृतियां राहुल सकृत्यान। ठीक है, मंटू मेरा दुश्मन, जंजीरें, बी जंजीरें और दीवारें, सी मेरे बचपन के दिन, और डी बचपन की स्मृतियां। स्मृतियां किसका होगा? तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, नाम है, ध्यान रखना। तो ये तो इस आपके समझ में आ ही गया होगा, मेरे बचपन के दिन किसका है? महादेवी वर्मा का है। ठीक है, और 35वां नंबर का प्रश्न है, 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ए पुष्पा भारती, बी संजीव, सी बद्री नारायण, और डी दया प्रकाश सिन्हा। तो इसका उल्लेख मैंने पूर्व प्रश्न पत्र में भी किया था, प्रैक्टिस सेट में, तो कन्फ्यूजन नहीं होंगी। इसका सही आंसर क्या होगा? साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका संजीव होगा। ठीक है, तो 2023 में संजीव को मिला था, और संजीव को किसके लिए मिला था? तो इन्हें मिला था मुझे पहचानो, मुझे पहचानो। ठीक है, पुष्पा भारती को व्यास सम्मान मिला था, व्यास सम्मान मिला था, यादें यादें और यादें। ठीक है, ये पूर्व भी चर्चा की थी। जबकि दया प्रकाश सिन्हा को क्या मिला था? तो इनको भी साहित्य अकादमी सम्राट अशोक नाटक में मिला था 2021 में। इनको क्या मिला था? 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इन्हें 23 में मिला था, और इनको मिला था 22 में, बद्री नारायण को मिला था 22 में। ठीक है, देख लेते हैं एक बार फिर। 23 में किसको मिला था? संजीव को मिला था मुझे पहचानो। 21 में किसको मिला था? दया प्रकाश सिन्हा जी को मिला था। सम्राट अशोक मिला था। और बद्री नारायण को कब मिला था? 22 में मिला था। इनको किसके लिए मिला था? तुमड़ी के शब्द के लिए मिला था। ठीक है, एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 2000 देखो समानता व्यास सम्मान ज्ञानपीठ
ठीक है, ज्ञानपीठ, व्यास सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार। लेकिन कई बार थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, जैसे अभी 2023 में एक पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है, चांदपुर की चांदनी, चांदपुर की चांदनी, ये चांदपुर की चांदनी जो है, चांदपुर की चांदनी 2023 जो है, यह जो है क्या था, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार था। ठीक है, 2023 में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो मिला था वो अतुल कुमार को मिला था। किसको मिला था? अतुल कुमार को मिला था। 2023 का युवा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 का अतुल कुमार को मिला था। किसके लिए मिला था? चांदपुर की चांदनी उपन्यास को मिला था। ठीक है, और यही जो है 2022 में भी मिला था। 2022 में किसे मिला था? तो 2022 में परमेय उपन्यास के लिए भगवंत अनमोल को मिला था। ठीक है, तो थोड़ा सा करंट का भी हमने देखा है, कोशिश की है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। काफ़ी लंबा वीडियो है, लेकिन निश्चित तौर पर जब इस प्रकार की एक रचनात्मक मूल्यांकन आकलन किसी प्रश्न पत्र में होता है तो निश्चित तौर पर आपको भी जिज्ञासा उस प्रश्न पत्र से जगेगी और कुछ बेहतर ही मिलेगा आप लोगों को। इतना मेरा निश्चित मानना है कि उस प्रश्न पत्र में आपको बेहतर से बेहतर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के लिए इतना ही। सभी मित्रों का धन्यवाद। दूसरा, मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि आप लोग निश्चित तौर पर वर्तमान स्थिति जो भर्ती के संबंध में है, तो सभी, हम भी, आप भी, सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। इस बीच जो है विकार उत्पन्न हो जाते हैं, मन में तनाव हो जाता है, दबाव हो जाता है, द्वंद हो जाता है, संघर्ष की भावना पैदा हो जाती है, भग्ननाशा, कुंठाएँ, भिन्न भिन्न चीज़ें आदमी को घेर लेती है। लेकिन इससे बचने के लिए आपके पास एक पॉइंट है, एक महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए, कि अगर भर्ती इस समय अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आप अपना नेट जीआरएफ जोन की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि लेक्चरर की तैयारी भी आप साथ साथ में कीजिएगा। ठीक है, लेक्चरर की तैयारी भी आप कीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं, तनाव, दबाव, द्वंद्व, संघर्ष की भावना, उसको कम करने का ये कुछ समायोजन हमारे दिमाग में बैठ रहा है आज की परिस्थितियों के अनुकूल, तनाव, दबाव। तो इसको समायोजन करने के लिए हमारे पास एक तरीका हो सकता है। ठीक है, ठीक है, कि हम अपने दूसरी ओर अपने को मोड़ने की कोशिश करें। ये नहीं सही तो वो सही, लेकिन जो मिला वो भी तो बेहतर है। ठीक है, तो नेट की तैयारी कर सकते हैं, लेक्चरर की तैयारी कर सकते हैं, जीआरएफ की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जिससे एक प्रकार से हमारा सतत मूल्यांकन, आकलन, एक अध्ययन क्रमबद्ध तरीके से चलता रहे। तो ये आज के लिए इतना ही मित्रों। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आपको 5% भी कुछ फ़ायदा मिल रहा है, तो आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों तक भी पहुंचाने का कष्ट कीजिएगा। सभी मित्रों का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।